जय हिंद। देखिए पिछले 6 वीडियो में हमने आरआरबी जेईई से रिलेटेड जो रोज साइंस के एमसीक्यू सीरीज को आगे लेकर चल रहे हैं, उसका आज ये 7वां वीडियो है और इसमें भी हम लोग 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और उसको अपने पास नोट करेंगे, ठीक ना। ये पांचों क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरह से एक सैनिक के पास उसके हथियार इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग यही हथियार जो है लेकर अपने एग्जाम में बैठते हैं और विथ कॉन्फिडेंस जो है पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ एक बार देख लेते हैं, साइंस एमसीक्यू आरआरबी 2023 वीडियो नंबर ये आपका 7 हो गया, ठीक ना। इस तरह से कितने क्वेश्चन हो गए आज को लेकर? 35, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रांसियम। ये फ्रांसियम है, केमिस्ट्री का एक एलिमेंट होता है। 87 इसका एटॉमिक नंबर है। फ्रांसियम के समस्थानिक का अर्ध आयु काल कितना होता है? आप लोग जानते होंगे जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका जब वो अल्फा बीटा गामा रेज जो है अपने से इमिट करते हैं तो उनका धीरे धीरे क्या होता है, मास घटने लगता है, या फिर उसको हम लोग जो है परमाणु ऊर्जा घर में लेते हैं तो उसके मास से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इससे जितना मास होगा उसी हिसाब से एनर्जी आपका जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। देखिए अर्धायु काल कितना होगा? 1 मिनट, 24 मिनट, 22 मिनट, 365 दिन। तो देखिए अर्धायु काल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि n इक्वल टू एन नॉट 1/2 टू द पावर n। मतलब ये होता है कि ये प्रारंभिक इसकी मास मान लीजिए, m से भी डिनोट करते हैं, ठीक ना। ये जो इनिशियल मास जो होता है उस समस्थानिक का वो हो जाता है n नॉट। मान लीजिए ये हो गया आपका 10 kg, ठीक ना। n नॉट हो गया 10 kg शुरू में था, या 10 ग्राम ले लीजिए, 1 kg बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 ग्राम। ये जब ये इसमें से ये अल्फा बीटा गामा रेज निकली या फिर ये धीरे धीरे डिकॉय हुआ, ठीक ना। जैसे जैसे डिके हुआ इसका मास कितना हो गया घट के, मान लीजिए कि 5 हो गया, 5 ग्राम, ठीक ना। तो इसका अगर अर्धायु काल निकालेंगे तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके ये आपका डिके होने के बाद है, तो 5 ग्राम यहाँ पे कर देंगे और यहाँ 10, 1/2 और n, ठीक। अब देखिए ये कट जाएगा, 5 2 या 10, 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 और n। अब देखिए यहाँ पे कितना है, पावर 1 होगा, और यहाँ बेस अगर इक्वल होता है तो जो पावर होता है वो उसके इक्वल हो जाएगा। मतलब इसका कितना होगा अर्धायु काल? ये ईयर में निकलता है, ईयर में निकलता है, मतलब साल में। कितने वर्ष बाद, जो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है कि कितने साल बाद पूछेगा तो ये ईयर में आ जाएगा, कितने दिन बाद पूछेगा तो ये दिन में आ जाएगा। मतलब ये पहले दे दिया होता है कि इतने दिन बाद इतना, तो कितने दिन बाद 1 वर्ष बाद कितना बचेगा। तो इसका अर्धायु काल अगर देखा जाए तो 1 ईयर हो गया, 1 साल हो गया, ठीक ना। तो उसी हिसाब से इसका जो है डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग देखते हैं। फ्रांसियम 87 के समस्थानिक का अर्धायु काल कितना होगा? इसका अर्धायु काल होता है 22 मिनट, ठीक ना, 22 मिनट होता है। अब देखिए जो जैसे अमेरिका ने जापान पे जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया था, उसका जो अर्धायु काल है वो 10,000 साल है। 10,000 साल बाद जो है उसकी इंटेंसिटी जो इमिट करने की है वो आधा होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इस पेन को हम यहाँ फेंक देते हैं, तो ये मान लीजिए अगर कोई समस्थानिक है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का, तो ये 10,000 साल बाद अगर इसका आधा भाग जो है डिस्ट्रॉय होता है तो उसको बोलेंगे इसका अर्धायु काल जो है वो तो 10,000 साल है। जैसे आदमी है उसका अर्धायु काल, ऐसे तो अर्धायु काल आदमी रेडियो एक्टिव नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग मानते हैं कि अगर 80 साल जिएगा तो 40 साल में वो अपने उम्र का मतलब जिंदगी का आधा जी लिया होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और हम यहाँ बता दे रहे हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ पहचानने का जो होता है एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है? एक तरह से मान लीजिए फॉर्मूला ही है। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या अगर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या से 1.5 गुना हो जाता है, 1.5 या इससे ज़्यादा, ठीक ना, तो वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक। जैसे हाइड्रोजन का आप लोग जानते होंगे 1H1, 1H2 और 1H3 हो जाता है, ठीक। तो 1H3 जो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब सॉरी रेडियो एक्टिव समस्थानिक, हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक, ये प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको 1D भी लिख सकते हैं। 1H2 को ड्यूटेरियम भी लिखा जाता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये हो गया ट्राइटियम, इसको ट्राइटियम बोलते हैं, ट्राइटियम। अब देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए और ऊपर में से नीचे वाले को घटा देते हैं, ये 2 हो गया, प्रोटॉन की संख्या 1 हो जाता है, यानी n इक्वल टू इतना और p इक्वल टू हो गया 1। इस तरह से अगर इसे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये दूना हो गया। यानी कुल मिला के जो एक बेसिक आंकड़ा है वो इस तरह से निकाला जाता है कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 1.5 गुना या उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। उसी तरह आप अपने से यूरेनियम 92 235 और 238 का निकाल के एक बार अपने से सेटिस्फाई हो जाएगा कि क्या ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। केंद्रक के अलावा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आ जाता है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात, ठीक। केंद्रक के अलावा डीएनए होता है। ऑप्शन है गाल्गी, गाल्जी का है, इसी को इंग्लिश में गाल्गी बॉडी बोलते हैं, ठीक। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम में। पहले तो इसको देखने से पहले इसका
देख लेते हैं सब कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। देखिए आप लोग सेल जानते होंगे, कोशिका जो कि शरीर की या किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। मान लीजिए कोशिका इस तरह है, इसमें बहुत सारे जो है ये सब पाए जाते हैं, कोशिका के भाग होते हैं। तो इसमें जो होता है पहला होता है मान लीजिए ये हो गया आपका राइबोसोम हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, ये मान लीजिए आपका हो गया गाल्गी बॉडी, ठीक? ये हो गया वेक्यूल, वेक्यूल का काम ये सब इन सब का काम हम बताएँगे अभी, ठीक? ये मान लीजिए आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस हो गया, इधर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक? और बाकी इसमें लिक्विड भरा होता है जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक? कोशिका द्रव्य। अब देखिए इन सब का काम क्या होता है? जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है, प्रोटीन निर्माण का काम करता है, याद रखिएगा राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन निर्माण और जो कि आरएनए में पाया जाता है। आरएनए के 3 भाग होते हैं, वो सब थोड़ा-सा आगे चला गया, ठीक ना? ये कोशिका देखिए, ये प्रोटीन निर्माण। लाइसोसोम, लाइसोसोम को बोलते हैं हम लोग आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली कौन-सी है? तो लाइसोसोम होता है। जैसे अगर क्या होता है कि खेल-खेल में क्या होता है कि अगर 4 लोग खेल रहे हैं, 5वां भी खेल रहा है, तो अगर खे जैसे उसको अगर आप नहीं खिला रहे हैं या बार-बार उसको तंग कर रहे हैं तो क्या करेगा? ना खेलेगा ना खेलने देगा, खेल में बिगाड़ देगा। तो उसी तरह इसका भी होता है, अगर कोशिका के अन्य भाग जो काम नहीं कर रहे हैं सही से, तो ये क्या करेगा खुद से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होके फाड़ देगा, उस सबको क्या करेगा? घिसुम-घिसुम करके मार देगा, वो कोशिका खराब हो जाती है, ठीक? अब देखिए ये लाइसोसोम हो गया। ये हो गया गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो होता है ये सूचनाओं को इधर से उधर ले जाने का काम करता है। कोशिका में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक ना? अगर कोशिका में कोई चीज़ बीमार हो रहा है तो ये इसको जाके बता देगा किसको? न्यूक्लियस को। कि ये गोल्गी बॉडी का काम है। ये हो गया वैक्यूल वैक्यूल शायद हो सकता है इसको अच्छे से आप लोग नहीं जानते होंगे। वैक्यूल का जो काम होता है वो होता है वाटर को स्टोर करना, पानी को क्या करना? स्टोर करना, वैक्यूल का काम होता है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्या बोलते हैं? कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री बोलते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है न्यूक्लियस। मेन तो न्यूक्लियस यहाँ होता है, लेकिन सॉरी न्यूक्लियस ये होता है और इसी में क्या होता है डीएनए डीएनए और इसके अलावा एक जगह पे जो दूसरी जगह डीएनए होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, तो 2 जगह पे हमको डीएनए मिल गया। डीएनए की संरचना जानते होंगे वाटसन और क्रिक ने दिया था और जबकि इसका प्रयोगशाला में पहली बार डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने प्रैक्टिकल किया था, ठीक? अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? केंद्रक के अलावा डीएनए होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी के बारे में भी आप जान गए होंगे, ठीक? अब देखिए तो उसको अगर खोलेंगे तो देखिए और वो बड़ा बन जाएगा, वो पूरा अलग-अलग एक-एक जैसे टॉपिक या चैप्टर बन जाता है, टॉपिक बन जाता है सब। अगर 10 भाग है तो 10 का अलग-अलग अपना-अपना बेसिक महत्व है, ठीक? तो उतना जब डिटेल में जाएँगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो 5 क्वेश्चन के चक्कर में 50 मिनट लग जाएँगे, ठीक? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मौसम के गुब्बारे में कौन-सी गैस भरी जाती है? ये कर सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं हवाई जहाज के गुब्बारे में हवाई जहाज के गुब्बारे में कौन-सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो देखिए इधर समझाने के लिए आपको थोड़ा-सा इसको हम इरेज़ कर देते हैं, ठीक? 1 सेकंड बस वेट करिएगा, 1 सेकंड, ठीक? आइए देखते हैं। ऑप्शन है एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम। देखिए एयर जो होता है वो कई तरह के गैसों का मिक्सचर होता है और इसको डायरेक्ट हवाई जहाज के टायर में भर देंगे तो हो सकता है वो आपस में फिर से रिएक्ट कर जाएँ प्रेशर या टेम्परेचर की वजह से, ठीक? अब देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं गर्म गैस है और बहुत ही ज्वलनशील गैस होता है, ठीक? और जबकि लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है वो हम लोग रॉकेट ईंधन के यूज़ में मतलब प्रयोग में लेते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन बहुत ही माइनस लगभग 183 या 200 के आस-पास के टेम्परेचर पे वो लिक्विड बनता है हाइड्रोजन। अब देखें ये हो गया ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भारी होता है किससे? एयर से। इसका जो होता है मॉलिक्यूलर वेट 28 हो जाता है। एक नाइट्रोजन 7 या 14 होता है, यहाँ 2 है इसलिए इसका कितना हो जाएगा 18 28 और एयर का हम लोग मानते हैं लगभग 27-8 के ही आसपास, इसको भी 27 पॉइंट समथिंग मानते हैं एयर का मॉलिक्यूलर वेट। ये हालांकि ये है क्या मिश्रण, क्योंकि इसका कोई यौगिक फार्मूला होगा नहीं। जितना का फार्मूला नहीं होता है उनको मिश्रण बोलते हैं। कुछ भी मिला दिया जैसे बालू चीनी मिला दिए और चाय और नमकीन मिक्स कर दिए तो इसका कोई फार्मूला बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। चाय का भी कोई फार्मूला नहीं होता है, कहवे का भी कोई फार्मूला नहीं होता है। कहवा को अंग्रेजी मीडियम वाला क्या बोलता है? कॉफ़ी, कॉफ़ी, ब्लैक टी, कॉफ़ी इस तरह से। और हम लोग क्या बोलते हैं? चाय, तुलसी वाला चाय शुद्ध होता है सबसे, ठीक? तो इसमें एक डी ऑप्शन है हीलियम। तो नाइट्रोजन जो है ये 28 हो जाता है, हीलियम का 4 हो जाता है, 2 He4 में लिखते हैं इसको, इसका 2 हो जाता है और मॉलिक्यूलर वेट और ये एयर का 27.5 बता ही दिए, ठीक? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब देखिए बताया जाता है कि हमको ऊपर जाना है, तो अब ऊपर जाना है तो मतलब हमको कम से कम वेट करना है हवाई जहाज का या गुब्बारे का। गुब्बारा उस वाला देखे होंगे जिसमें बहुत बड़ा गुब्बारा रहता है, उसमें 2 लोग बैठ के जाते हैं, आपस में बतियाते हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं, ठीक? तो ये हो गया स्काई ड्राइविंग उसको बोलते हैं, ठीक? अब देखिए हवाई जहाज में मान लीजिए ये हवाई जहाज है, ठीक? ये हो गई आपका सॉरी थोड़ा-सा
गड़बड़ बन रहा है। इस तरह से कुछ रहता है, दोनों तरफ डैना होते हैं इसके, ठीक। मान लीजिए 3D में बन नहीं पा रहा है अभी। ये हो गया कॉकपिट आपका, जहाँ पे क्या पायलट बैठता है, ठीक, विंग्स हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, एयर रिलीज, सॉरी, फ्यूल को जलने के बाद उसका एक्सपांसन होता है, एग्जॉस्ट होता है, ठीक। तब इसके टायर जो होते हैं, मान लीजिए ये इसका टायर हो गया, टायर में कौन सा गैस भरेंगे? आपको लग रहा होगा कि जिसका जो है मास, मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास कम होगा उसी को भरेंगे, क्योंकि वजन घटेगा। लेकिन अभी बता दिए कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज्वलनशील होता है। जब लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन को हम लोग फ्यूल में यूज कर सकते हैं, तो ये तो हम लिक्विड की बात ही नहीं किए हैं, ये तो ऑलरेडी ज्वलनशील है। एयर भर नहीं सकते, नाइट्रोजन को भी भरते हैं, कहाँ भरते हैं? सिलेंडर में भरते हैं, उसको बताएंगे। अब देखिए हीलियम, अब हीलियम क्या होता है? 2He4। लेकिन कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है ना, गोताखोर जो है हीलियम भरता है नाइट्रोजन की सिलेंडर में, कि सॉरी सिलेंडर में हीलियम भरता है कि नाइट्रोजन भरता है। देखिए यहाँ तो हम हीलियम भरते हैं, ठीक। ये हवाई जहाज के हमेशा टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, गांठ बांध लीजिए। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक चीज़ और देखिए, ये हाइड्रोजन के अलावा दूसरा जो सबसे हल्का एलिमेंट है ना या गैस है, वो हीलियम हो जाता है आपका, इसीलिए हम लोग हीलियम भरते हैं। अब गोताखोर का जो केस आता है, मान लीजिए ये सिलेंडर है, गोताखोर, गोताखोर का याद रखिएगा। मान लीजिए ये समुद्र तल है, समुद्र में नीचे जा रहा है, ठीक, नीचे जा रहा है, याद रखिए। और ये मान लीजिए पहाड़ी बना दे रहे हैं, दो क्वेश्चन इसमें, दो केस बन जाते हैं, एक पहाड़ पे जा रहा है, एक समुद्र में जा रहा है। तो अगर देखिए पहले समुद्र पहाड़ी वाला देख लेते हैं, ये पहाड़ पे जब चढ़ता है तो इसको भी क्या चाहिए? कम लोड चाहिए, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हिमालय जैसे पहाड़ पे लगभग 9 किलोमीटर, 8850 किलो, 8848 मीटर, मतलब मान लीजिए लगभग 9 किलोमीटर। तो उतना ऊपर चढ़ना है, अगर 10 ग्राम भी कम कर देते हैं ना, तो वो काफ़ी हल्का लगने लगेगा अगर ऊपर चढ़ेंगे तो। इसलिए वहाँ पे कौन सा हीलियम गैस भर लेते हैं। अब बात रही समुद्र में जाने के लिए, समुद्र या महासागरों में, समुद्र या महासागरों में, तो देखिए 10 मीटर की गहराई तक, 10 मीटर, ये एग्जैक्ट आंकड़ा हमें याद नहीं आ रहा है अभी पे। मान लीजिए कम गहराई तक जाना है, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, तो उस समय हम लोग जो यूज़ करते हैं वो गैस हम लोग हीलियम और ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन हमेशा एक अक्रिय होगा और एक तो ऑक्सीजन तो होगा ही, क्योंकि अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो फिर ये हीलियम नाइट्रोजन की क्या ज़रूरत है? देखिए ऑक्सीजन भी जो होता है वो अकेले जब रहेगा ना तो वो बहुत ज्वलनशील हो जाता है। और क्योंकि देखते हैं जब माचिस मारेंगे, जब तक आप हवा के संपर्क में नहीं लाएंगे तब तक क्या होता है, वो आग जलती नहीं है। तो ऑक्सीजन अकेला रहेगा तो वो भी खुद ब खुद जलने लगता है हीट पाके। इसीलिए उसको थोड़ा कम रिएक्टेंट बनाने के लिए या उसको ठंडा करने के लिए हल्का सा अक्रिय गैस मिला देते हैं, जो कि हीलियम। तो कम गहराई तक जाना है तो हमको हीलियम मिलाना है, हीलियम और ऑक्सीजन। यहाँ पे हीलियम और ऑक्सीजन हो जाता है। लेकिन ज़्यादा गहराई तक जाना है, जैसे मारियाना ट्रंच हो गया, 11,033 मीटर उसकी गहराई है। मारियाना ट्रेंच, मारियाना गर्त में जो सबसे गहरा है उसका नाम क्या है, वो आप लोग बताइएगा, हम नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। वहाँ तक अगर जाना है तो कौन से मिलाएंगे? क्योंकि गहराई में हमको जाना है, तो गहराई में जाना है मतलब कि हमारा वेट और बढ़ना चाहिए, नहीं तो पानी जो है अब थ्रस्ट फोर्स लगा के हमको ऊपर फेंकने का प्रयास करता है, ठीक। तो हमको गहराई में जाना है, तो हमारे पीठ पे और भी वजन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो क्या बोरा लेके चले जाएंगे? बोरा लेके नहीं चलेंगे। बोरा जो एक एक कुंटल का बोरा जो है पीठ पे लाद के उसको नीचे नहीं ना जाएंगे, या बालू लेकर आप लोग सोचेंगे बालू बांध लें, बालू भी नहीं बांध सकते हैं। जो हमारे लिए यूजफुल है वही ना लेके जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा लेकर जाएंगे हम? He और N2 वाला लेकर जाएंगे, मतलब हीलियम और नाइट्रोजन वाला लेकर जाएंगे। सिलेंडर में भर के जाएंगे हीलियम और नाइट्रोजन, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। ये हो सकता है, ये केमिकल नेम है, ये सीधा मार्केट में इस तरह का नाम नहीं मिलेगा। जो चीज़ इसमें से, इसका ऑप्शन इन चारों में से होना है। जो आंसर होगा उसके बारे में फिर से ज़्यादा आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके बताएंगे। देखिए, नीला थोथा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, हरा कशीस। नीला थोथा का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है? कंपाउंड का फॉर्मूला इसका CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जानते हैं क्या होता है? पहले जिप्सम का देख लेते हैं। जिप्सम का जो होता है वो होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और 5 छोड़ क्या होता है, जल का होता है, ठीक। कॉपर सल्फेट और जल का 5 अणु, ये हो गया। सॉरी माफ करिएगा, 2 अणु होता है, डाईहाइड्रेट, ठीक। CaSO4 डॉट 2H2O, मतलब कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक। अब इसमें से 1.5 अणु अगर हम घटा दें, 1.5 मॉलिक्यूल, 1.5 या 1, एक सही 1/2 घटा दें, ठीक ना, 2 में से, तो कितना आ जाएगा? हाफ बच जाएगा। 2 में से 1.5 घटाएंगे तो हाफ ना बचेगा, इतना बताना पड़ेगा। नहीं, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये हो जाता है जैसे कि जब प्लास्टर चढ़ाता है ना डॉक्टर, हड्डी उड्डी टूटने पर, फ्रैक्चर होने पे, तो वो बहुत देखते हैं गीला चढ़ाता है एकदम, मतलब पेस्ट बना देता है। इसके बाद पहले कपड़ा लपेटता है, उसके ऊपर क्या लपेटता है? चूना वाला पाउडर लपेटता है, ठीक। तो उसी का आधा अणु जब जो है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, तो इसके बाद क्या बचता है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं। हेमी मतलब होता है केमिस्ट्री में आधा, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब 3, और क्वार्टर मतलब 4, ठीक।
अब देखिए ये हो गया इसका आंसर, तो एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होगा, ठीक ना, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब ये देख लेते हैं, एक और बच जाता है हरा कशीस। हरा कशीस क्या होता है? हरा कशीस आपका होता है FeSO4 डॉट 7H2O, 7H2O, यानी फेरस सल्फेट, और 7 को सेप्टेन बोलते हैं, सेप्ट बोलते हैं, सेप्ट हाइड्रेट, या कह सकते हैं आयरन का सल्फेट और जल का 7 मॉलिक्यूल, इसी को हरा कशीस बोलते हैं, ठीक। ये मार्केट में इसी नाम से मिलते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल कर, ताकि ये केमिस्ट्री जो पढ़ा रहेगा उसी को जानकारी रहेगी। मान लीजिए नॉर्मल कोई आदमी है, अगर उसको बोल दिया जाए कि हरा कशीस नीला पत्थर लेके आओ, तो लेके आ जाएगा। बोला जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट लेकर आओ, तो वो नहीं ला, पहले तो इसको याद नहीं होगा कैल्शियम सल्फेट, फिर उसी में हेमी हाइड्रेट, ठीक। जैसे चावल दाल, उसी में चोखा अचार, ठीक। चावल दाल चोखा अचार, ठीक ना, इस तरह से। ये हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, बांस निम्न में से है। क्या है भाई बांस? देखते हैं, हर्ब, जिसको औषधि बोलते हैं, हर्बल पेड़ लगाते हैं, हर्बल या औषधि से रिलेटेड होता है, औषधि बोल सकते हैं इसको, ठीक। औषधि पेड़, ट्री हो गया। झाड़ी, झाड़ी समझते होंगे ना, झाड़ जैसे बहुत सारा हो जाता है, ये जैसे एक तो कोथुआ हो जाता है, कोथुआ हम लोग बोलते हैं, जो कपड़ा में चिपक जाता है, जल्दी छूटता नहीं है। घास का मतलब झाड़ फाड़ समझते होंगे पूरा क्या होता है, ठीक। झाड़ी या घास, घास लिखा हुआ हो सकता है, लाइट की रोशनी की वजह से आपको जो है घास लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, ये घास लिखा हुआ है। चलिए एक बार फिर से इधर लिख दे रहे हैं, घास, घास ग्रास समझते हैं ना, जो गैया खाती है, बकरी भी चलती है, सब जानवर खाते हैं, लेकिन घोड़ा, घोड़ा भी खाता है, चाना ज़्यादा प्रीफर करता है। जैसे आप लोगों में किसी किसी का, जैसे खाने को तो आदमी सब कुछ खा लेता है, लेकिन अपना जैसे बताता है कि मेरा फेवरेट भोजन ये है, फेवरेट भोजन किसी की पूरी सब्जी होता है, छोला भटूरा इलाहाबाद वाले ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक। अब देखिए, और एक 5वां क्वेश्चन नोटा। कभी कभी देखिए 4 ऑप्शन मिलता है, 5वां मिल जाता है, 4 में ही आदमी परेशान हो जाता है कि छांटे तो छांटे किसको, और 5वां उसी में और ट्विस्ट करने के लिए बना देता है, जो कि एक एक्स्ट्रा बोझ लाद देता है किस पे, हम लोगों पे, ठीक। जब हम लोग क्वेश्चन करने बैठते हैं तो 4 में से साल छांटना इतना मुश्किल हो जाता है, तो 5वां देखे तो बुखारे चढ़ जाता है। तो नोटा मतलब नॉन ऑफ दी एबव। जैसे जाते होंगे वोट देने, वोट करने, तो क्या करते हैं, उसमें पूरे कैंडिडेट का वो अपना अपना बटन होता है, एक तो सबसे नीचे होता है नोटा, जिसको कोई पसंद नहीं है उसको वो क्या दबा के आ जाता है, नोटा दबा के आ जाता है, ठीक। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए, हर औषधि के रूप में बांस का यूज करते हैं क्या? नहीं, वो तो करते नहीं है। पेड़ हो सकता है, झाड़ी, झाड़ी ये झाड़ी में नहीं आएगा, किसी भी कीमत में झाड़ी में नहीं आएगा, क्योंकि भले ही अपने जितना, जैसे हम लोग की तरफ क्या है, बहुत सारा बांस जैसे एक लगाएंगे बाद में बहुत ज़्यादा हो जाए, उसको कोठी बोलते हैं। कोठी जानते होंगे, मिट्टी का एक बर्तन होता है, जिसमें पहले लोग क्या करते हैं, अनाज रखने का के लिए, अब उसके जगह ड्रम आ गया है। अब यहाँ इसको एक होल होता है, यहीं से क्या करते हैं, किसी बर्तन में चावल पहले ऊपर से भरेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको आन बोलते हैं। आन मतलब नलकी, जैसे नल का नलकी हो गया, टंकी से पानी निकाल लेते हैं ना, उसी तरह ये कोठी हो जाता है। तो हम लोग जैसे बांस का बहुत ज़्यादा वो हो गया एक ही जगह पे, तो वो बन जाता है क्या, कोठी। तो ये घास या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि बांस के लिए सबसे पहले जो ऑप्शन काटेंगे आप ना, ये औषधि वाला काटेंगे, और दूसरे में घास वाला काट देंगे, तीसरे में नोटा काट सकते हैं, और चौथे में जो है झाड़ी, और 5वें पे टिक कर देंगे क्या, पेड़। लेकिन ये जो आप कट किए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं किए हैं। ऐसा करके आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा, कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया है, ठीक। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा घास। बांस एक घास है, याद रखिएगा, बांस जो है वो घास है, क्योंकि घास की प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे, अगर काटे होंगे कभी तब। गाना भी निकला है, ठीक ना, घास काटने का है, चलिए छोड़िए, ठीक है। तो घास जैसे ये घास हो गया, मान लीजिए बहुत सारी घास है, तो घास की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप इसको ऊपर से काट दीजिए, या फिर मान लीजिए भैंस चराने का, भैंसिया खा गई, ठीक। तो फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद ये फिर ऊपर निकल जाता है। उसी तरह होता है, ये बांस होता है, बम्बू बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, बम्बू, ठीक। तो ये इसको भी अगर जैसे पनप रहा है और बीच से काट दीजिए ना, तो उसके जड़िया में से एक ठो दूसरा निकल जाता है। मान लीजिए ये बांस हो गया, ये मान लीजिए पहला इसका लगाए थे, इसका पहला ठो, पहला पनप, पहला वाला करील, करील बोलते हैं नया बांस को, करील, उसका सब्जी भी लोग बना के खा जाते हैं, ठीक। ये मान लीजिए पहला वाला बांस निकला सबसे नया। अगर अब यहाँ से आप काट देते हैं ना, तो इसी के बगल से यहाँ नोड होता है, बहुत ज़्यादा नोड होता है बांस में, उसी वही उसको मजबूती प्रदान करता है, ठीक। तो ये इसको अगर काट देते हैं तो यहाँ से तो नया निकलेगा ही, यहाँ से भी एक पतला सा निकल जाता है, इसे देखे होंगे, ठीक। अगर गौर किए होंगे तो ये जरूर आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ से पतला सा निकल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका घास की कैटेगरी में आ जाता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, घास हो गया, ग्रास, ठीक। ये जरूर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगा होगा, लेकिन कंफ्यूजन की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, सीधा सीधा आप लोग घास, घास मतलब बांस, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए 5 क्वेश्चन आपको इसमें से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन मिक्स करके हो गया। इसमें रेशियो हम मतलब इस तरह से रखते हैं कि एक दो क्वेश्चन, मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन, दोनों तीनों के 5 क्वेश्चन हम इसको मिक्स करके ले आते हैं, ठीक। ये 5 क्वेश्चन आपको शुरू में ही बता दिए हैं, जैसे
सेना के पास हथियार होता है, उसी तरह हम लोगों के पास यही हथियार है जो कि एग्जाम से लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करता है हम लोगों को। ठीक, इसीलिए जब डायरेक्ट आंसर याद रहता है तो उसे क्या होता है ना, खट 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 मारते जाते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं उसके लिए हमको समय मिल जाता है। तो इस तरह से ये आपका आज 35वां क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ है। बाकी इसी तरह इस सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे और 5 क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।